नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे संवाद कार्यक्रम फोन इन लाइव में, जहां हम आपसे करेंगे बातें। हमेशा दूरदर्शन के कार्यक्रम आप ऐसे विषयों को छूते हैं जिसके बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं। कई बार कुछ भ्रांतियां होती हैं, कुछ संशय होते हैं, संदेह होते हैं, प्रश्न होते हैं, और उन सब के उत्तर लेकर हम आपके पास आते हैं संवाद में। और हमारे साथ होते हैं एक्सपर्ट जो आपको बताते हैं उस विषय से जुड़े हुए सवालों के जवाब। तो हमारा आज का विषय है निसंतानों के लिए अवसर और सुझाव। निसंतानता हमारे समाज में एक इतना बड़ा शब्द है, इतना भारी है, और इतनी इसके बारे में जितनी बातें की जाए कम है। लेकिन ज़रा सोचिए कुछ पीछे मुड़कर, कुछ वक्त पहले, कि निसंतानता को लेकर कितनी बातें होती थी, कितना बड़ा ये दुख था कि कोई माता पिता ना बन सके। लेकिन समय के साथ विज्ञान ने तरक्की की और आज वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि माता पिता बनने के लिए बस थोड़े से इलाज की ज़रूरत होती है और उस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं कि कोई भी माता पिता बन सकते हैं। शादी के बाद उस एक समय होता है और उस समय तक के बाद बताया जाता है, आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है कि किस तरीके से आप बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम आज बातें करने वाले हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपम कुमारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर अनुपम स्त्री और निसंतानता रोग विशेषज्ञ हैं। और इनके साथ ही हमारे साथ हैं यामा रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है। तो यामा जी फर्टिलिटी के लिए पूरी मार्केटिंग देखती हैं, लोगों की काउंसलिंग करती हैं और जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं वो बताती हैं। इनसे जुड़े सवाल आप हमसे अभी पूछ सकते हैं फ़ोन इन लाइव में, हमारे लाइव नंबर पर। हमारा नंबर है 1800345617 1800345617 तो इस नंबर पर आप हमें अभी फ़ोन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रश्न है उसके लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर अनुपम, IVF, ये IVF ट्रीटमेंट क्या है और कैसे होता है? अगर IVF ट्रीटमेंट की बात की जाए तो IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के बाहर एम्ब्रियो को ग्रोथ कराना। जो प्रोसेस किसी एक नॉर्मल महिला के शरीर में होता है, बच्चा बनने के प्रोसेस में एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जो शरीर के अंदर, महिलाओं के शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, सेम प्रोसेस को हम लोग आउटसाइड द बॉडी लैबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं। उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी भी सेम प्रोसेस है, और इसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने समझाया इस चीज़ के बारे में। यामा जी, आप ये बताएं कि जो हम लोग बात करते हैं कि IVF ट्रीटमेंट है, पर अभी भी हमारे समाज में बहुत लोग अलग तरीके से सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? सही बात है। मतलब मैं आपका पहले इस बात पे तवज्जो ले जाना चाहूँगी कि आज के डेट पे WHO के आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो 6 में से 1 कपल ऑल ओवर वर्ल्ड और इवन इंडिया में 6 में से 1 कपल निसंतानता से जूझ रहा है। सो आप समझ सकती हैं कि ये एक कोई ऐसी बीमारी है जो कि हर किसी को टच कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। और अब ऐसी बात हो गई जैसे कैंसर फैल रहा है जैसे TB फैल रहा है, उसी तरह से ये भी फैल रहा है। ये भी एक जीवन शैली की बीमारी हो चुकी है, और जिस तरीके से ये फैल रहा है इस पे उतना हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और उस पर उतनी बातें नहीं हो रही हैं। इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है और इस बात को मेन टॉपिक बनाना ज़रूरी है। और वही हमारा आज का विषय है कि इस बात को हम लोग बात कर सकें ताकि लोग सामने आएँ और वो अपने आप को शर्मिंदगी ना महसूस करें कि कुछ उनमें कमी है। उनको ये जानने की ज़रूरत है कि अगला छठा दंपति जो है वो भी उसी चीज़ से सफ़र कर रहा है। सो इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं और आपको आगे आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और मुझे लगता है यही लेकर हम इस मंच पर आए हैं कि आपको आगे आना चाहिए, आपको सवाल करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। क्योंकि ये एक ईश्वर प्रदत्त अगर कोई चीज़ है तो ऐसा नहीं है कि हमें वो नहीं मिला, बल्कि आप उसको पा सकते हैं। ये जिसे कह सकते हैं कि इनबैलेंस हो सकता है, जिसका इलाज है। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर अनुपम कि अभी इन्होंने बताया कि मेल में इनफर्टिलिटी भी बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? इनफर्टिलिटी की अगर हम कारणों की बात करें तो 1/3 ऑफ इनफर्टिलिटी महिलाओं के कारण होती है, 1/3 पुरुषों के कारण होती है,
एंड 1/3 में के 20% केसेस में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड इन 10% केसेस नो कॉज इज डिटेक्टेड, कारणों का पता नहीं होता है। अब अगर हम पुरुषों की निसंतानता की बात करें तो उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, कई लेवल पे कारण हो सकते हैं। कारण हो सकता है उनमें पुरुषों के दिमाग में एक ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उस लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है। देन फिर उनके टेस्टिस जहाँ की स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है उस लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। यदि किसी को बचपन में कुछ इन्फेक्शन लाइक मम्स और ये सब चीज़ें होती है ना, तो उससे शुक्राणुओं को बनने के सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर लेटर लाइफ में उनको ये प्रॉब्लम आती है कि स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि शुक्राणु बनते हैं, बट यदि जब हम लोग सीमेन एनालिसिस के लिए भेजते हैं उनको तो उसमें स्पर्म्स नहीं आते हैं। कई बार जो इजैकुलेटरी डक्ट जिससे कि वो बाहर निकलता है उसका ब्लॉकेज होता है, तो बाहर के रिपोर्ट्स में हमें शुक्राणु नहीं मिलते हैं, बट वो अंदर में फॉर्म हो रहे होते हैं। तो हर लेवल पे जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसको डिटेक्ट करके एंड देन अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है इन मेल्स। अच्छा, और श्वेता जी, अगर हम कुछ इसमें आगे ऐड करें जी। तो जस्ट एक नंबर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि 30% मर्द जो हैं इंडिया में अभी ही सिर्फ सक्षम हैं बच्चे पैदा करने के नेचुरली, अनलेस कि उनको कुछ हेल्प किया जाए। सो ये नेशनल फर्टिलिटी हेल्थ सर्वे के अनुसार 2006 की बात हम कर रहे हैं। तो उसके बाद से तो आप समझ ही सकती हैं कि जिस तरीके से जीवन शैली बदल रही है हमारी, जिस तरीके से स्ट्रेस हमारे लाइफ में आ रहा है, जिस तरीके से सनलाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपको और फर्टाइल बनाता है। और आज के डेट में आदमी यूवी रेज बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से आपको सूर्य की रोशनी मिलेगी। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा धड़का देने वाली, दहला देने वाली चीज़ें हैं जिस पे कि ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अभी आपने कहा तो मुझे लगा सचमुच ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इस पर ध्यान देना सचमुच बहुत ज़रूरी है। तो आपसे दर्शकों एक बार फिर मैं निवेदन करती हूँ कि आपके पास हमारा नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। इस पर आप हमें कॉल करें और हमसे सवाल जवाब करें, आपके पास जो भी प्रश्न है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि निसंतानता पर जो बातें हम कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत लाभदायक भी हैं। हम हमेशा ऐसे विषयों को लेकर आते हैं कि आपके पास जानकारी हो, अवेयरनेस हो और आपको पता चले कि कहाँ तक आप इससे लाभ उठा सकते हैं। एक सबसे ज़रूरी मुद्दा जो होता है, जैसे लोगों को पता नहीं होता कि IVF ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कितना महंगा है? एक समय पे ये काफ़ी महंगा होता था और क्योंकि लोगों के पास उतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में उतनी बातें होती नहीं है, तो लोगों को भी पता नहीं चल रहा है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जिस तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो अब ये उतना महंगा रह नहीं गया है। ये अब बहुत आपके रीच में आ चुका है। जैसे कि अगर हम बोल सकें कि एक आईफोन के कीमत के बराबर है और हर जगह वेरी करता है, आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से प्राइसेस वेरी कर सकते हैं। बट ये आपके, और स्पेशली आपको मतलब ये कुछ एक सामान तो आप खरीद नहीं रहे, मतलब जिंदगी भर का सुख और जो एक आपकी आशाएं होती हैं वो पूरी हो रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपके हद से बाहर है, बट हाँ, एक आम आदमी के लिए ये आज भी महंगा है। जैसे जैसे कंपनीज आ रही हैं, जैसे जैसे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में भी काफ़ी हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकें, क्योंकि जिस तरीके से महामारी की तरफ फैल रहा है, अगर पैसे अगर महंगे रहे तो हमारे पिछड़े जगह के जो लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे, वो नहीं इसका लाभ उठा पाएंगे। हमारे दर्शक फ़ोन पर जुड़े हैं जो कुछ सवाल लेकर आए हैं। हेलो। हाँ मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ, बॉटनी प्रोफेसर। जी नमस्ते। मैं आपकी टीम से ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी कंट्री के क्लाइमेट का मेल की इनफर्टिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग क्लाइमेट होता है ना। तो इनफर्टिलिटी तो सबकी एक जैसी हो नहीं सकती है, तो इसको जरा एक्सप्लेन करवाइए प्लीज, है ना। जी बिल्कुल। आई वुड लाइक टू हैव अ पॉजिटिव एंड वेरी फेवरेबल आंसर फ्रॉम योर टीम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। जी मैम, तो आप बताएं कि क्या असर होता है। पुरुषों की निसंतानता को कहते हैं कि हॉट क्लाइमेट में ज़्यादा अफेक्ट करता है। टेस्टिस जहाँ के स्पर्म्स बनते हैं उसका टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर से स्लाइटली 1 to 2 डिग्री सेल्सियस लोअर डाउन होता है। तो जो मेल्स यदि किसी फैक्ट्री वर्कर होते हैं या बहुत हॉट क्लाइमेट पे रहते हैं तो उनके शुक्राणुओं बनने की क्षमता अफेक्टेड होती है रैदर देन नॉर्मल क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट। अच्छा,
मतलब अगर आप गर्म प्रदेश में हाँ। हैं तो आप ज़्यादा क्षमता उनके अंदर होती है फर्टिलिटी के लिए। क्योंकि बहुत सारे जब पुरुष आते हैं और उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं, जिनके कि शुक्राणु नहीं बन रहे होते हैं, तो वो अपनी पास्ट हिस्ट्री बताते हैं कि हम फैक्ट्री में 10 साल काम किए हैं, पास्ट हिस्ट्री ऑफ डूइंग दैट। तो वो सब चीज़ें, हॉट क्लाइमेट ऑलवेज अफेक्ट्स स्पर्म फॉर्मेशन। जी, तो मुझे लगता है डॉक्टर प्रदीप आपको उत्तर मिल गया और बहुत अच्छे से हमने इसको बताया है। आगे आपके दर्शकों, आपके पास और भी कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमसे पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम लोग जब बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी की, शादी के बाद तुरंत तो कोई भी आजकल प्लान नहीं करते हैं बच्चे के लिए, फिर भी कितने वक्त तक के बाद लगना चाहिए कि अब बच्चा नहीं हो रहा है? कितने दिन इंतज़ार कर सकते हैं मैरिड कपल? कोई भी मैरिड कपल यदि बिना किसी गर्भ निरोधक उपाय किए हुए 1 साल अगर लगातार कपल साथ रह रहे हैं और स्टिल अगर महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ज़रूर उनको नज़दीक के किसी भी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। उस पर फिर एज भी डिपेंड करता है। यदि किसी महिला का एज 35 से ऊपर हो गया है, तो फिर ये जो 1 साल का कट ऑफ है उसको हम 6 मंथ्स लेकर चलते हैं कि 6 मंथ्स साथ रहने के बाद भी यदि कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो फिर उनको आगे कंसल्ट करना चाहिए। यानी अगर 35 साल से कम है तो 1 साल पे, और 35 साल से अगर ज़्यादा है तो फिर 6 मंथ्स पे। 6 महीने के समय के बाद। तो ये आपको एक बहुत अच्छा उत्तर मिला होगा मेरे हिसाब से, जिनको जानकारी नहीं है इस बारे में कि कब तक आप बच्चे के लिए इंतज़ार कर सकते हैं और कब आपको कंसल्टेंसी चाहिए। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, ये सवाल आप दोनों से है, कि मेंटल स्ट्रेस जिसकी आपने बात की, भावनात्मक रूप से किसी तरह की कोई परेशानी है, क्या उसका भी असर पड़ता है और उसका इलाज है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसा? जी, भावनात्मक चीज़ों का असर बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि भावनात्मक चीज़ें जो है वो एक स्ट्रेस लेवल को क्रिएट करती हैं, और स्ट्रेस लेवल जो है हमारा मेन जो एक्सिस होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वर्क करने का, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इन फीमेल्स एंड मेल्स में भी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस उसको अफेक्ट करता है, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं इन बोथ मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी। तो ये आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, और ये तो हमने शुरुआत की बात की। अभी एक खास सवाल कि किस उम्र तक की महिलाएं IVF से मां बन सकती हैं? पहले तो इसमें ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं था, बट हमारा जो ART एक्ट जो गवर्नमेंट ने पास किया है लोकसभा में, उसके अकॉर्डिंग अब महिला 21 से 50 साल तक की उम्र तक IVF करा सकती हैं। मतलब मैक्सिमम एज लिमिट महिलाओं के लिए 50 है और पुरुषों के लिए वो एज लिमिट 55 है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी जानकारी थी। यामा जी, आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी हमने बात की इकोनॉमिकल चीज़ों पर कि आपने बताया एक रफ आइडिया मान के चलते हैं कि 1 से 1.5 लाख 2 लाख के आसपास लगता है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे ना हो कि वो अपना ये ट्रीटमेंट करा सके, उनके लिए किस तरह की सुविधा ली जा सकती है या कैसे कर सकते हैं? आज की डेट में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको 0% EMI पे भी ये दे रही हैं। तो आपके ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। आप आराम से, जैसे आप बाकी चीज़ों पे लोन लेकर के EMI भरते हैं, उसी तरह इसके लिए भी आप वो कर सकते हैं। तो ये भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। अच्छी बात है। ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी सहायता हो सकती है किसी को, अगर फाइनेंशियली हो तो वो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और सरकार की तरफ से क्या कोई इस तरह की चीज़ है जहाँ से लोगों को राहत मिल सके IVF ट्रीटमेंट में, या कोई भी योजना? जैसे जिस तरीके से हमने देखा है कि IVF सेंटर्स और क्लिनिक्स निकल करके भर करके ऐसे मशरूम की तरह हर तरफ निकलते आ रहे थे, उसके बाद सरकार का एक काफ़ी सकारात्मक ये रहा है, कदम रहा है, जो डॉक्टर अनुपम अभी मेंशन की कि ART एक्ट उन्होंने पास किया था 2021 में। तो उसके वजह से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी क्लिनिकल गाइडलाइंस हमें बने, मिनिमम स्टाफ रिक्वायरमेंट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रिक्वायरमेंट होता है, बहुत उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया। बहुत चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, बहुत चीज़ें और डिफ़ाइन हो रही हैं। अभी चूँकि अभी तुरंत इसके ऊपर, मतलब कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया है गवर्नमेंट ने, तो आई एम श्योर धीरे धीरे और भी काफ़ी कुछ स्टेप्स आगे होंगे जो कि हम लोग को सपोर्ट करेंगे। बट अभी तक तो उनका काफ़ी सकारात्मक रोल रहा है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही चलते रहेगा। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बहुत सही जवाब दिया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे IVF ट्रीटमेंट है तो लोग सुनते हैं और समझते हैं कि IVF ट्रीटमेंट है और टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो कई बार ये सुन के अलग लगता है। कितना फ़र्क है या एक ही है, ये दर्शकों को बताएं प्लीज़।
मैं इस चीज़ को ज़रूर स्पेसिफाई करना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत मिथ्स हैं इस चीज़ को लेकर। कई बारी लोग सोचते हैं कि आईवीएफ बच्चा यानी कृत्रिम बच्चा, यानी कि बच्चा कोई आर्टिफिशियल फैक्ट्री में बन रहा होगा, काइंड ऑफ थिंग्स ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी महिला या पुरुष को खुद से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये एक उपाय ज़रूर है, लेकिन उपाय वैसा ही है जैसा कि आपके बॉडी में हो रहा है। जो आपके बॉडी में काम हो रहा है एग एंड स्पर्म फर्टिलाइजेशन का, कुछ उसमें दिक्कतें हैं जिसके कारण वो खुद से नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग शरीर के बाहर करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, और फिर उसको 3 से 5 दिन का भ्रूण बनाकर, जो अंडा शुक्राणु मिलाकर हम लोग भ्रूण को तैयार करते हैं, उसको 3 से 5 दिन के बाद फिर हम लोग महिला के गर्भ में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसके बाद फिर 9 महीने बच्चा महिला के गर्भ में ही रहता है। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। आईवीएफ बच्चे नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। कोई ऐसी डिफॉर्मिटी आईवीएफ प्रोसेस के कारण उनमें उत्पन्न नहीं होती है। ये स्मिथ्स को ज़रूर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे समाज में भी है आईवीएफ प्रोसेस को लेकर। कई लोग, तो मैं जब कभी गांव गई हूँ तो लोग बोलते हैं कि अच्छा वो सुई वाला बच्चा होता है ना, मतलब उन लोगों को लगता है कि ये किसी तरह से किसी आर्टिफिशियल तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आपके ही शरीर के अंडे और शुक्राणु को लेकर हम लैब में उसको तैयार करके और फिर वापस आपके यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको, और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जैसे कि बच्चा बिल्कुल एबनॉर्मल पैदा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्वेता जी, जस्ट मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी इसमें। तो डॉक्टर अनुपम तो बहुत अच्छे से टेक्निकली हमें समझा गई, पर अगर लेमैन के लैंग्वेज में हम आपको बोलें तो जैसे लव मैरिज होता है, अरेंज मैरिज होता है। लव मैरिज आप खुद करते हैं, अरेंज आपके माँ बाप कराते हैं। तो ये उसी तरह की जो डॉक्टर्स हैं वो आपके माँ बाप की तरह आपके स्पर्म्स को और एग्स को मिला रहे हैं और आपके अंदर डाल रहे हैं। तो बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। एंड प्रोसेस वही रहने वाला है, एंड प्रोडक्ट वही रहने वाला है। ये बहुत सही कहा आपने। यामा जी, आप बता रही थी काउंसलिंग करती हैं आप लोगों की, तो एक तरह से समझिए भावनात्मक जुड़ाव वाले बात है। कई बार ये अभी भी हमारा समाज वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुले तौर पर लें। कोई बच्चा जो आईवीएफ ट्रीटमेंट से पैदा हुआ और वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो घर परिवार वाले कहीं कुछ कोई बात उसे अगर पता है कि वो आईवीएफ ट्रीटमेंट से हुआ या इंजेक्ट करके हुआ, तो उस बच्चे पर भी क्या कोई असर पड़ता है, या लोग उसको ऐसा कुछ कहते हैं कि तुम अब नॉर्मल हो? ये चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। तो जस्ट ये शब्द, चाहे वो आईवीएफ से बच्चा हुआ हो या वो स्पास्टिक किड हो या कोई भी हो, अगर आप किसी को भी अबनॉर्मल बोलेंगे तो उसको फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल। बट यही धारणा तो बदलनी है कि ये कोई अबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, बस आपका बॉडी केपेबल नहीं था। तो जैसे साइंटिस्ट लोग हेल्प करते हैं डिफरेंट चीज़ों में आपकी, अब जिस तरह से मेडिसिन एडवांस किया है उसी तरह से साइंटिस्ट हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर्स हेल्प कर रहे हैं आपके खुद के अपने बच्चे को दुनिया में लाने को। बहुत सुलझी तरीके से आप लोग बता रही हैं कि कितनी बड़ी बात है, कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है नहीं, पर सुन के जान के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जबकि बहुत सहज तरीके से हम लोग इस पर काबू पा सकते हैं। एक और बात जो मैंने सुनी थी वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप खुद से इंजेक्ट कर रहे हैं या किसी तरीके से जब आप बच्चा पैदा करने के लिए एक प्रक्रिया पर आ रहे हैं, तो उनके मन मुताबिक लड़का या लड़की पैदा हो सकता है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउड भी नहीं है इंडिया में, तो ये बिल्कुल इलीगल है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ इलीगल इन इंडिया। यहाँ पे हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउड नहीं है। तो आपको लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्रोसेस से लड़का ही होगा या लड़की ही होगी। ऐसा बहुत सारे पेशेंट आकर बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम देख सकते हैं और देखकर लड़का डाल सकते हैं और फिर उनको लड़का होगा, बट हम लोग उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा यहाँ इंडिया में चूँकि गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल इलीगल मानती है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये फिर भगवान की मर्जी पे कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, डॉक्टर्स बस उस प्रोसेस को करते हैं, आपके अंडे और शुक्राणु को मिलाकर डालते हैं। वो जेनेटिक लेवल की टेस्टिंग जो है वो दैट इज़ नॉट अलाउड इन नॉर्मल केसेस। कुछ ऐसे जेनेटिक बीमारी होती है या कुछ भी वैसा होता है, फैमिली हिस्ट्री होता है, देन जेनेटिक डिटर्मिनेशन किया जाता है। जी, तो वो एक सेपरेट केस हमारे एक दर्शक फोन पर है, तो इनका सवाल ले लेते हैं और जानते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, हेलो। हाँ हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है, सीतामढ़ी से बोल रहे हैं। जी जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है
फिर बताओ उधर है ना नहीं आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तो हम आपका प्रश्न सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं। बोलिए। आपकी आवाज कट रही है जी। कोई दर्शक प्रश्न पूछना चाह रहे थे, लेकिन फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम नहीं समझ पाए कि वो क्या पूछना चाह रहे थे। ऐसा कई बार होता है, तो अगली बार जब भी आपको समय मिले तो आप एक बार फिर से फ़ोन कॉल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे लड़का और लड़की के बारे में। तो क्या माँ बाप की, मैं आपसे जानना चाहूँगी यामा जी, काउंसलिंग के दौरान या उसके बाद, कि जो दंपति हैं जिनको निसंतानता के बाद IVF ट्रीटमेंट से बच्चा हुआ, और अगर उसके बाद या पहले एक और नॉर्मल बच्चा है, बाद ही होगा, तो क्या कुछ उनके माइंडसेट में फ़र्क आता है, कुछ ऐसी सोच में कि ये बच्चा मेरा बाद में हुआ और नेचुरल है, खुद से हुआ, और उसके पहले एक बच्चा जो है वो IVF ट्रीटमेंट से हुआ, या एक परिवार में किसी एक को एक जो नेचुरल अपने प्रोसेस से जैसे बच्चा होता है वैसा, और दूसरा जो हुआ वो ट्रीटमेंट से हुआ, तो क्या फ़र्क होता है उनकी भावनाओं में? देखिए, बच्चा तो हर के लिए उतना ही प्यारा होता है, और आप मतलब जिसके साथ भी रहने लगते हैं वो आपके साथ जुड़ाव बढ़ते चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको वैसी फीलिंग आती है, लेकिन हाँ, लोग छुपाना ज़रूर चाहते हैं इस बात को, कि पता है कि कोई बाहर से आकर के आपको इस बात पे कुरेद सकता है। एक जो सामाजिक लांछन जो लगाया जाता है, वो चीज़ डेफिनेटली है समाज में, और उसी को बदलने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार कह रही हूँ कि इस चीज़ को तो बिल्कुल ही दिमाग से हटा देना। जैसे हमारे भी लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं कि ये नेचुरल हुआ, हाँ, और ये दूसरे तरीके से हुआ, हाँ, ये बोलना ही नहीं है। तो मतलब वो ट्रीटमेंट से हुआ, ये हाँ, बोलना है कि इसके लिए एक प्रक्रिया की गई। पर ये सारे बदलाव तभी आएंगे जब इस पे हम लोग बात करना शुरू करेंगे। अगर आप और हम बात करेंगे, समझेंगे कि एक कपल की ज़िंदगी में क्या, तो जैसे एक कपल से हम मिले थे जो कि बड़े ओहदे पे हैं, बिल्कुल MNC में बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, बट वो भी अपना नाम नहीं बताना चाहे। रेडियो पे आके इंटरव्यू दिए पर अपना नाम नहीं बताया। इंटरव्यू इसलिए दिए कि जो दर्द और तकलीफ से वो होके गुजरते हैं, उस दर्द और तकलीफ के समय उनके साथ कोई रहता नहीं है। क्योंकि आप किसी के पास भी जाएं, मर्दों के लिए स्पेशली अगर आप जाइए तो लोग आपका मजाक उड़ा देते हैं कि ये तो बच्चे ही नहीं कर सकता है, मर्द ही नहीं है, ना मर्द है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वो फ़ोन पर है। हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। जी जी हाँ। हाँ, आपका नाम? जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। अच्छा, अपना प्रश्न बताएं। मेरी शादी को लगभग 13 महीने हो चुके हैं। अच्छा, तो मैं शादी के सेकेंड महीने में एक बच्चा कंसीव हुआ था हमारा। तो लेकिन वो बच्चा हो नहीं पाया, किसी वजह से एबॉर्शन करना पड़ा। अच्छा, तो उसके बाद अभी एबॉर्शन के बाद अभी तक ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बच्चा कंसीव हो नहीं पा रहा है। अच्छा, शादी के दूसरे महीने कंसीव हुआ, लेकिन अबॉर्ट कराने के बाद दोबारा कंसीव नहीं हो पा रहा। आपके संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे आपने 1 साल के अंदर में कंसीव तो किया, बट वो बच्चा कंटिन्यू नहीं हुआ। आपने जैसा कहा कि अबॉर्शन हो गया, तो अबॉर्शन क्या खुद से हो गया या फिर कोई कारण आपको डिटेक्ट हुआ जिसके कारण अबॉर्शन कराना पड़ा? यूजुअली क्या होता है ना कि कंसेप्शन के बाद यदि शुरुआती के 3 महीने में अबॉर्शन होता है खुद से, तो ऐसा मान के चला जाता है कि वो कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या कुछ उस तरह का उस भ्रूण में रहा होगा जिसके कारण वो खुद ब खुद अबॉर्ट हो जाता है। क्योंकि ये एक प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भगवान की तरफ से आप कह सकते होता है कि जो फिट फॉर सर्वाइवल नहीं है वो खुद ब खुद अबॉर्ट हो जाता है। तो एक चीज़ वो हो गई। उसके अगर आपका अबॉर्शन 3 महीने के बाद हुआ होगा तो फिर उसके कारण अलग अलग होते हैं। तो वो देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या चीज़ था, क्या कारण थे आपके अबॉर्शन के, उसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है। एंड देन चूँकि आपने जैसा कहा कि आप ट्राई कर रहे हो बट आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो,
तो एक बार आपको ज़रूर जाके किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि आपका एक बेसिक लेवल का जांच जो होता है ना, जैसे कई बार होता है अबॉर्शन प्रोसेस के बाद जब हम लोग ट्यूब की जांच कराते हैं तो नली बंद हो जाती है, तो उस केस में भी कंसेप्शन नहीं होता है, या कुछ माइनर लेवल के हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं या अदर शुगर के प्रॉब्लम होते हैं, तो वो सब केसेस में भी कंसेप्शन थोड़ा दिक्कतें आती है। तो इस चीज़ में आपको एक स्पेशलिस्ट से जाके कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो भी बेसिक लेवल का मेल और फीमेल का जो जांच है वो हो जाए, और अकॉर्डिंगली जो भी आप में प्रॉब्लम है उसका फिर सोल्यूशन किया जाए। तो आपको उत्तर मिल गया आपके सवाल का। और इसके बाद बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि अगर अबॉर्शन होता है तो उसके पीछे कारण क्या है, और ये बताने के बाद जो आपकी डॉक्टर होंगी वो आपको बताएंगी कि आपके आगे, या जो भी आईवीएफ स्पेशलिस्ट, कि आगे आपको क्या करना है। तो आप बेहतर है अपने आसपास आपके शहर में जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलें और अपनी परेशानी बताएं, आपको ज़रूर इसमें सफलता मिल सकती है। आगे और आप क्या बताना चाहेंगे आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ स्पेशल इस ट्रीटमेंट से जुड़ी बातें? मैं सबसे ज़्यादा जो जिस बात पर तवज्जो दे रही थी, जो आपने कहा कि अवेयरनेस, जानकारी और जागरूकता जो लोगों में नहीं है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अभी, हम लोग गाँव की बातें कर रहे हैं, शहरों में भी अभी भी इन चीज़ों को लेकर लोग सहज नहीं हो सके हैं। तो क्या करने से ये अवेयरनेस आ सकती है? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़रूर आईवीएफ के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, और इसके लिए अवेयरनेस कैंप्स, जैसा कि हम लोग भी अवेयरनेस कैंप्स गांव में जाते हैं और कैंप्स लगाते हैं, और वहाँ पे जो भी निसंतान कपल है उनको उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, फिर उसके सोल्यूशन जो भी है, आईवीएफ प्रोसेस है या आईयूआई प्रोसेस है या अलग अलग तरह की जो तकनीक है उसके बारे में उनको समझाते हैं, और जो भी मिथ्स उनके दिमाग में होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं हमसे, और उसको फिर हम बताते हैं कि नहीं, ऐसा ये आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ये चीज़ें नहीं है। तो अवेयरनेस कैंप्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, गाँव लेवल पर ये चीज़ होना चाहिए, ताकि जो भी कपल शर्म के कारण या जो भी इस चीज़ों के कारण वो आगे आकर अपना इलाज नहीं करवा पा रहे, वो इस चीज़ को समझें कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, या बहुत ही आर्टिफिशियल काइंड ऑफ चीज़ है। आपको ज़रूर से अपना इलाज कराना चाहिए, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, और इस बारे में बात करनी चाहिए। तो थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने ये भी बताया। यामा जी, आपको लगता है कि ये एक तरह से सोशल वर्क है, अगर हम इस अवेयरनेस पर काम करें तो ये अवेयरनेस या जागरूकता कैंप जिसके बारे में मैम बता रही हैं, ये कौन कर सकते हैं, कौन लोग करेंगे? काफ़ी कंपनीज ये कराती रहती हैं और डॉक्टर्स भी कराते रहते हैं। मेरा बस इतना है कहना कि ये बहुत ही ईजिली ट्रीटेबल कंडीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो आप ज़िंदगी भर का दुख क्यों लेकर के चल रहे हैं। बस ज़रूरी ये है कि जितनी जल्दी आप इस पे शुरुआत कर सकें उतनी जल्दी आपको सफलता मिलने का चांस रहता है। तो जल्दी शुरुआत करना, और आजकल सक्सेस रेट्स इतने ऊपर जाते जा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कपल्स को सक्सेस मिलता ही मिलता है। सो इसीलिए लोगों को ये नहीं करना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए, और डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। जी, एक तो हमारे पास बैठी हैं फर्टिलिस्ट। इस संबंध में मैं एक चीज़ और स्पेसिफाई करना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए, कि यदि मुझसे पूछा जाए कि मैडम आपसे कौन सा एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आईवीएफ ट्रीटमेंट के सक्सेस को, तो मैं बताऊँगी महिला का एज। तो आप बहुत डिले नहीं करें, क्योंकि अगर आप डिले करोगे तो आईवीएफ का सक्सेस भी फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो महिला का एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर आईवीएफ सक्सेस। तो जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं और जाकर मिलें। और जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तब से कितना टाइम लग सकता है सक्सेस, मतलब कंसीव करने में ट्रीटमेंट से? शुरुआत, जैसे कोई भी कपल जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनका फर्टिलिटी पैनल का टेस्ट कराया जाता है, मेल एंड फीमेल बोथ का, ताकि हमें पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे कपल्स को आईवीएफ की ही ज़रूरत होती है, कुछ कपल्स होते हैं जिनको बेसिक मेडिसिन देने से भी उनका कंसेप्शन हो जाता है। फिर कुछ और तरह के कपल्स होते हैं जिनको थोड़े मदद की ज़रूरत होती है, जो कि हम आईयूआई के प्रोसेस से कर सकते हैं, जिसमें कि भ्रूण बनाने का काम बाहर नहीं किया जाता है, बस महिला के अंडे को तैयार किया जाता है एंड पुरुषों के स्पर्म को वॉश करके फिर महिला के गर्भाशय में डाला जाता है, और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस खुद ब खुद महिला के अंदर में होता है। फिर एक तीसरे तरह का प्रोसेस होता है आईवीएफ, जिसमें कि हम अंडे को बाहर निकालकर महिला के शरीर से और पुरुष के शुक्राणु से मिलाकर भ्रूण तैयार कर और लैब में और फिर महिला के गर्भाशय में डालते हैं। तो अगर आप आईवीएफ प्रोसेस की बात करोगे तो इसमें 1 से 1.5 महीना का समय लग सकता है। पूरा तो बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने दी। जितना
हम लोग ने सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ इस मंच पर इसीलिए हम लोग बैठते हैं कि हम ऐसे हमारे जो स्पेशलिस्ट आते हैं जो अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी रखें, वो आप तक सारी जानकारी पहुँचाएँ, ताकि आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी संदेह है, शक है, मिथ है, गलतफहमी भी होती है, भ्रांति है, उन सबको दूर करके आप तक सही बातें पहुँच सकें। हमारी दोनों गेस्ट यामारंजन जी हैं और साथ में मेरी डॉक्टर अनुपम हैं। इन लोगों ने इतना वक्त आपने निकाला और इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली, लाभ भी हुआ है। अगली बार फिर एक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार।